नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात कांग्रेस के बागी विधायकों की होगी। हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकूला में मौजूद रहे, कई स्वास्थ्य सौगातें दी, तो वहीं कांग्रेस के बागियों को सरकारी कार्यक्रम में मेहमान बनाकर के एक नई सियासी चर्चा को जन्म भी देने का काम बीजेपी ने किया है। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के उन 5 विधायकों की हो रही है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है और क्रॉस वोटिंग के आरोपों के चलते ही कांग्रेस ने उन्हें निलंबित किया हुआ है। अब यही विधायक सरकार के कामों का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। पंचकुला में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेशवासियों को कई स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी। लेकिन सरकारी कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा उन 5 कांग्रेस विधायकों की रही जिन्हें राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था। इन विधायकों में नारायणगढ़ से शैली चौधरी, रतिया से जरनैल सिंह, सोढौरा से रेणु बाला, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास और हथीन से मोहम्मद इजराइल शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम सूची में इन नेताओं को विशेष अतिथि बनाया गया। अंबाला, फतेहाबाद, नूंह, यमुनानगर और पलवल में आयोजित कार्यक्रमों में ये विधायक बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के साथ मंच साझा करते नजर आए। जहां तक सरकार की बात है, सरकार पूरी तरह से हथीन में भी और पूरे प्रदेश में जो विकास के काम है, स्वास्थ्य सेवाओं के काम है, सारे पूरी तरह से कर रही है। और मैंने अपने पहले मेरे वालिद साहब का टाइम था 2009 से 2014 का, उस वक्त भी देखा और आज भी मैं देख रहा हूँ सरकार के जो काम है वो वाकई काबिले तारीफ है। कि आज जो बिलासपुर रेस्ट हाउस में ये प्रोग्राम रखा गया, वैसे तो कई जिलों में ये आज का सरकारी प्रोग्राम रखा गया है जो कि स्वस्थ हरियाणा समृद्ध हरियाणा, और जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 100 करोड़ से भी अधिक जो 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा आज शुभारंभ किया गया। उसके लिए सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंबाला के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ नारायणगढ़ की कांग्रेस विधायक चौधरी को बुलाया गया। फतेहाबाद में समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के कार्यक्रम में रतिया के कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह को न्योता। नूंह में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया के साथ पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास को विशेष अतिथि के रूप में न्योता। यमुनानगर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ सोढौरा की कांग्रेस विधायक रेणु बाला को था न्योता। पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल को न्योता। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। दरअसल विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी इन विधायकों ने बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की थी और कांग्रेस के समानांतर सत्र से दूरी बनाई थी। अब सरकारी मंचों पर इनकी मौजूदगी ने साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस और इन विधायकों के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि बीजेपी के साथ इनकी नजदीकियां खुलकर सामने आने लगी हैं। चर्चा ये भी है कि आगामी राजनीतिक रणनीति और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इन विधायकों को उनके क्षेत्रों में मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में आने वाले दिनों में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस के निलंबित विधायकों की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि हरियाणा की राजनीति में अंदर खाने काफी कुछ बदल रहा है। सवाल यही है कि क्या ये नजदीकियां भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। फिलहाल पंचकुला से निकला ये राजनीतिक संदेश पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
बड़ा सियासी मुद्दा, बड़ा सियासी चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ प्रदेश के सियासी गलियारों में, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। राजवीर रोहिला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत पंजेटा जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी नवीन केडिया जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में रोहिला साहब आप ही से कर रहा हूँ। राजवीर रोहिला जी, कांग्रेस के बागी, बीजेपी के मेहमान। जी नमस्ते जितेंद्र जी, प्रवक्ता साथियों को, आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। जितेंद्र जी, अल्टीमेटली जनता का विकास करना है, जनप्रतिनिधि कोई किसी पार्टी का हो, क्योंकि सरकार सबकी है जी। सरकार किसी पर्टिकुलर ये नहीं है कि भाई जो सरकार में बैठे हैं सरकार उन्हीं की है। जो विपक्ष में है उन्हें भी जनता ने वोट देके जिताया है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रहती है कि वो चाहे विपक्ष है पक्ष है, हम सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं, और वही काम है हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सेठी जी ने किया है। सभी को निमंत्रण दिए जाते हैं, पक्ष को भी विपक्ष को भी, अलग अलग क्षेत्र में जो काम विकास कार्य जो करवाने होते हैं। तो आज एक विशेष आयोजन था, 100 करोड़ से ज्यादा की जो ये परियोजना है उनका शिलान्यास किया गया। 30-35 योजनाएं जो शुरू हुई है उनका शिलान्यास कर दिया गया है। तो ये हरियाणा की बेहतरी के लिए, जनता की बेहतरी के लिए किया गया है, और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री सबके हैं, और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा मंचों से भी कहते हैं मैंने सबके लिए काम करना है और सबके लिए मैं काम करूंगा। उसमें पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं। वो चाहे पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, तो उनके पास भी जाते थे विपक्ष के विधायक, तो काम करवाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और वही काम आज हुआ है। नहीं, विपक्ष के विधायकों के जाने से परेशानी नहीं है रोहिला साहब। विपक्ष के विधायकों से या बागी विधायकों को बुलाने से मुझे नहीं लगता कि किसी को परेशानी होनी चाहिए, लेकिन आपने मतलब जो चूज किए हैं ना, वो सिर्फ बागी विधायकों को किया है। कांग्रेस के वो बागी विधायक जिनको पिछले महीने निलंबित किया जा चुका है, उन्हीं को आपने बुलाया है, बाकी विधायकों को तो नहीं बुलाया। बाकी क्षेत्रों में भी थे, 23 के 23 जिलों में कार्यक्रम थे, लगभग इतने ही विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया, लेकिन कई जगहों पर हारे हुए प्रतिनिधियों को, जो बीजेपी के ही नेता हैं, उनको बुलाया गया। लेकिन जो जीते हुए विधायक हैं उन क्षेत्रों में, जो बागी विधायक है कांग्रेस के, सिर्फ उन्हीं को क्यों बुलाया गया? नहीं, हम तो जितेंद्र जी हम सबका स्वागत करते हैं। रही बात है कांग्रेस के विधायकों की, 5 विधायकों की बात कर रहे हैं आप, जर्नैल सिंह की, मोहम्मद इजराइल की, मोहम्मद इलियास की, शैली चौधरी जी की, और एक विधायक है रेणुबाला जी। हाँ जी, ठीक है। तो उनको कांग्रेस ने तो लावारिस कर दिया। कांग्रेस ने जब निलंबित कर दिया, उनको कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता, उन्हें मीटिंगों में नहीं बुलाया जाता, और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज में निर्दलीय को वोट किया था। तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है ना। लेकिन अगर बात विकास की आएगी तो शैली चौधरी जी ने तो जब मुख्यमंत्री जी पहली टर्म में बने थे तो उन्होंने मत साझा किया था, और मोहम्मद इलियास जी तो कहते हैं भाई मुझे तो खीर और हलवा मिल रहा है, मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों इस्तीफा दूं। तो अल्टीमेटली जो 5 साल के लिए विधायक चुने उन्हें अपने इलाके में काम करवाना है, और जो काम करवाएगा सरकार के साथ तो मिलकर चलना पड़ेगा। उन विधायकों ने सहमति दी है सरकार के साथ चलने की, तो वो सरकार के साथ चल रहे हैं, तो सरकार के अपना दायित्व निभा रही है कि भाई उनके साथ मिलकर काम किया जाए। हालांकि 90 के 90 हल्कों में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है भाजपा का। तो यानी समझा जाए कि बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ गई हैं इन 5 विधायकों की? नहीं, सरकार के साथ है, बीजेपी की एक बात कहां से आ गया। ठीक है, ये तो बीजेपी की बात नहीं, सरकार की बात है। सरकार के साथ अगर मिलकर चल रहे तो क्या बुराई है इसमें। ठीक है। नवीन केडिया जी शायद अभी तक, ठीक है, नवीन केडिया जी शायद अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है। रजत पंजेटा जी आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से इनेलो के भी, क्योंकि 2 विधायक है, वहां से भी प्रतिनिधि तो आए हैं, लेकिन इनेलो के विधायकों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ बागी विधायकों को बुलाया जाना, क्या कांग्रेस को चिढ़ाने का प्रयास बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप पंजेटा साहब? जी, आपको आ रही है आवाज? जी सर। आपका प्रश्न है, और आपने बिल्कुल सही आपने नब्ज पकड़ी कि जो हारे जो 5 निलंबित विधायक हैं जी, उन्हीं को बुलाया गया, और हारे हुए भाजपा के जो कैंडिडेट्स थे, जैसे भव्य बिश्नोई हो गए, वहां चंद्र प्रकाश जी जीते, उनको नहीं बुलाया गया। और ऐसे चलो
निर्मल सिंह जी को नहीं बुलाया गया, अगर हम बाला में देखें तो बहुत से ऐसे उदाहरण है। आपने पूरा सटीक प्रश्न किया है। देखिए, कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि जिन 5 विधायकों ने भाजपा को वोट किया था, वो हो सकता है कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगले विधानसभा चुनाव में ये भाजपा की टिकट से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये इलेक्शन लड़ते आपको नजर आए। कांग्रेस पहले ही इनको निलंबित कर चुकी है, उसके बाद अपने मीटिंग्स में नहीं बुलाती है, अपने कोई ऑफिशियल कार्यक्रम है उनमें नहीं बुलाती है। जहां तक ये बात है कि विधायक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर है, चीफ सेक्रेटरी जैसा उसको जो एक रैंक है वो प्राप्त है, और पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है कहीं भी, तो निश्चित तौर पर जो वहां का स्थानीय विधायक होता है हल्के का, वो उस मीटिंग में मौजूद होता है, चाहे सरकार के वहाँ जितने भी मंत्री हों या कोई और प्रतिनिधि हों, विधायक हों, तो उनमें बुलाया जाता है। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम है उसमें भी बुलाया जाता है। और बहुत से तो ऐसे विधायक भी हैं कांग्रेस के जिनको निमंत्रण भी मिलता है सरकार की तरफ से, जो निलंबित भी नहीं है। गोकुल सेतिया की बात करता हूं मैं, वो मंचों से तारीफ करते भी नजर आए। रेणु बालाजी भी इस राज्यसभा चुनाव से पहले भी तारीफ करती हुई नजर आई। और देखिए, राजनीति के अंदर कमजोर कड़ी कहो या विपक्ष की पूरी जानकारी रखो, यही राजनीति है। और बहुत से प्रदेशों में हम इसका उदाहरण देखते भी आए हैं। हम महाराष्ट्र में भी देखते आए हैं इसको, और भी चलो बहुत से उदाहरण है। और इसमें राजनीति के अंदर तो एक कहावत है, कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता। तो ये भी एक रणनीति है भाजपा की, और उनको आगे अभी 2007 ये वाला जो है, अभी ये राज्यसभा चुनाव था, आपको भी पता है, 1 वोट के अंतर से हारे हैं, और 27 के अंदर अगला राज्यसभा चुनाव है। मुझे लगता है यही टाइम के आसपास है, जो जुलाई अगस्त में होगा। और वहां पर भी जिस तरह इस वक्त 2 उतारे थे, उस समय भी 2 वैकेंसी खाली हो रही हैं। उस समय भी आपको जीत के लिए 31 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और टेक्निकली देखा जाए तो वोट जो इस बारी आए थे, वो इनको मात्र 28 वोट आए थे। चलो, अगर ये 5 को निलंबित किया, वो 4 को छुपा के भी रखना चाहते हैं, तो भी इनके पास 32 हैं और जीत के लिए 31 चाहिए। और कब ये 1 या 2 विधायक कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जी। अगर 9 टूट सकते थे इसके अंदर, तो आगे जो ये 3-4 जितनी भी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इन विधायकों को इसीलिए भी हो सकता है कि पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को 37 तक ही दिखाना चाहे, इसीलिए इनको सिर्फ सस्पेंशन करा, इनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला है कांग्रेस ने। लेकिन हाँ, जहां तक इनका अभी से भाजपा जिस तरीके से इनको तवज्जो दे रही है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये भाजपा में शामिल हो, अगला इलेक्शन भाजपा के टिकट से जो है वो लड़ते रहे। लेकिन उससे भी जो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि कहीं ना कहीं दूसरे विधायकों को, जो कांग्रेस के भीतर विधायक हैं, उनको एक संदेश ये देने की कोशिश है कि हमने अगर आपका इस्तेमाल किया है तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा, आपको तवज्जो भी दी जाएगी, इंपॉर्टेंस भी दी जाएगी। क्या ये भी संदेश देने का प्रयास है? देखिए, भाजपा की स्ट्रैटेजी सभी स्टेट्स में अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल से अगर आप ले लीजिए तो बड़े खास होते थे टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी। उनको एक तरीके से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, उनको तोड़ा गया पार्टी से। ये हर स्टेट में भाजपा करती है, जहां भी, चाहे राघव चड्डा हो या और भी एग्जांपल्स आपके पास हैं। हरियाणा में है, बहुत सारे हैं हरियाणा में भी हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, ये जजपा वाले दुष्यंत वगैरह हैं। तो कोई ऐसी भाजपा की ये शुरू से स्ट्रेटेजी रही है कि दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ के अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। पंजाब में भी हम देखते आए हैं। तो ये तो बहुत एक मतलब एक कॉमन भाजपा का ट्रेट है, ये वे ऑफ पॉलिटिक्स है भाजपा की, कि भाजपा नेताओं को भी करती है, दूसरी पार्टी को कमजोर भी करती है, अपने वो जिस मर्जी तरीके से शामिल करे।
और हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल तवज्जो दे रही है। और कांग्रेस का इस समय उनको तवज्जो ना देना, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस ने जिस तरीके से, या तो उनको पार्टी से निकालो, अब उनको सस्पेंड भी कर दिया, नेम एंड शेम भी कर दिया, पूरा का पूरा उनको बदनाम भी कर दिया। लेकिन अगर करना ही था ऐसा तो बाकी के 4 नाम भी बताते। और इससे भी ऊपर मैं जाता हूँ, 2016 के अंदर जिन्होंने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, या जिनकी भी इनवैलिड वोट हुई, या जिन्होंने शाही बदली, अब बोल रहे हैं किसी का एक पेन की डॉट लगी, कुछ लग गया, ये तो ऑब्जर्वर का उसका था, रिटर्निंग ऑफिसर का काम था। वही रिटर्निंग ऑफिसर ने पेन की शाही तो किसी को भी नहीं पता था, तो वो शायद वहां पे भी सबका सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। इतनी माइन्यूट सी चीज बोलना, वो तो जिसने बदली होगी, जिसने इंटेंशनली, इस पे भी किसी का ध्यान नहीं गया था। तो ये तो बाद में जब पता चला कि हुड्डा साहब तो खुद अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ के आए, तो एक साथ 15 विधायकों के ऊपर तो हाईकमान कार्रवाई नहीं करेगा। तो इस बार इसीलिए या तो तब भी करते, और इनको भी जवाब में अपना ये लिखना नहीं आया, अगर जो शो कॉज नोटिस दिया था कि ये जो अगर सेम रूल होना चाहिए सभी के लिए पार्टी के अंदर। जी जी जी, ठीक है। नवीन केडिया जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चाल चली है उससे कोई परेशानी है कांग्रेस में? कांग्रेस के बागियों को विशेष मेहमान बना करके बुलाया जा रहा है सरकारी कार्यक्रमों में, बाकी विधायकों को कोई इनविटेशन नहीं, लेकिन जो सिर्फ बागी विधायक थे 5 विधायक, उन्हीं को निमंत्रण भेजा गया। आपकी बातों से आपके सभी कर्मियों के सभी व्यक्तियों को और मेरे जो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की मेरी तरफ से नमस्कार। आज का विषय है 5 विधायकों को हरियाणा सरकार के द्वारा विशेष सम्मान देने की बात है, जिला हेडक्वार्टर से उनको बुलाने की बात। देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा था कि जो दूसरा राज्यसभा का कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार थी। कांग्रेस पार्टी ने इन विधायकों के ऊपर इनको शोकास नोटिस किया, और उसके बाद जब इनसे हाईकमान ने जवाब लिया और उसके बाद ये इनको सस्पेंड किया गया, तो ये विधायक कह रहे थे कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की और अब हाईकमान से इस विषय में शिकायत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि जब जनता के बीच में जाती है तो वो किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, मध्यम वर्ग की बात करती है, महिलाओं की बात करती है और उनके सम्मान की बात करती है। लेकिन इनका मेन जो टारगेट होता है वो विपक्ष को कमजोर करने का टारगेट होता है। पिछले अगर 10 सालों में आप देखेंगे तो इन्होंने कर्नाटका से लेकर के मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल, असम, हिमाचल, सभी जगह इन्होंने सरकारों को, विपक्ष को कमजोर करने का, सरकारों को तोड़ने का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आप कहीं भी नहीं, इनका मेन एजेंडा रहता है कि आप लोगों के सामने कुछ बात करो और विपक्ष को कमजोर करो ताकि हम सत्ता में बने रहें। और उसी एजेंडे पे चलते हुए इन्होंने चाहे कितने भी बदलाव किए हों, दूसरी हमारा नहीं है, आजाद उम्मीदवार है, लेकिन जनता के सामने आ गया है। अब ये 500 विधायक ये कह रहे थे कि हमने तो वोट कम खो दिया और हम हाईकमान से बात करेंगे। इनको नोटिस दिया गया, सस्पेंड किया गया, लेकिन आज तक इन्होंने हाईकमान से मिलने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। और आज ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको दूसरी हेडक्वार्टर बुलाने का काम किया। जो हम लोग पहले से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वो विपक्ष को कमजोर करके सत्ता में बना रहना चाहती है। उनका ये, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हो, प्रलोभन देके हो, सत्ता खुद दे करके हो, किसी भी तरीके से काम दाम दंड थे, वो सारे अपने अपना करके सत्ता में बने रहने के लिए का एक ही एजेंडा होता है कि हमें सत्ता में रहना है। और वो अब आप लोगों के सबके हरियाणा की जनता के सामने आ, मेरी इस बात से कोई तकलीफ नहीं। हम ये कहते हैं कि जो जाना चाहता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और नीयत पसंद हो, वो चाहे सबके के बीच में जाके से कहे। ये जो बीच जो छुरा घोटने का काम करते हैं वो बैठ के सीधा जाए और
जाकर उनको ज्वाइन करे, उनकी नीतियों का बखान करे और उनके बीच में जो कांग्रेस पसंद है, जो कांग्रेस के साथ काम करना चाहता है, जो गरीब भूखे की आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहता है, वो कांग्रेस है। ये हमारे नेता काउंसिल में खड़गे जिले बड़े सत्तों में कहा है। ये जो एक तरह से भी अपने को दिया, लेकिन मैं आज एक बात कहूँगा, अभी मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा बयान नहीं देना चाहता क्योंकि अभी नुकसान मिला है, ये शामिल होंगे नहीं होंगे, उसके बाद स्पष्ट होगा कि ये इनकी क्या स्टैंड है। सरकार ने इनको प्रलोभन दिया, इनको बुलाया है, ये जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नहीं गए हैं, वो प्रोग्राम हो चुका है सर, जिसमें इनविटेशन मिला था वो प्रोग्राम हो चुका है, उसमें गए हैं। 3 विधायकों का तो कंफर्म है, वो तो गए हैं। 2 का अभी स्पष्ट, क्योंकि मोहम्मद इलियास शायद नहीं पहुंचे और शाली चौधरी। मोहम्मद इलियास जी ने तो पहले कह दिया था, जिला तो सरकार पे डिपेंड हूँ, मेरे को तो मेरे इलाके का काम कराना, बिना सरकार के मैं तो काम ही नहीं करा सकता। मेरे को तो सरकार में मोहम्मद इलियास जी ने, लेकिन कुछ विधायकों ने 2-3 ने ये कहा कि हमने वोट कांग्रेस को दिया है, लेकिन हमारे जो है, मैं उन्हीं के संदर्भ में कह रहा था, मोहम्मद इलियास जी ने पहले क्लियर कैश दिया था कि हमें 1-1 करोड़ रुपया गाँव के विकास के लिए देने की बात कही है। तो वो पता लग जाएगा कि क्या प्रलोभन दिया है क्या नहीं दिया है, आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो नीति है, ये लोकतंत्र के लिए था। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को भी स्पष्ट तौर पे कहा था और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी पर सरकार को नहीं की जाएगी। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में भी कहा और प्रदेश के नेतृत्व में भी कहा, जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा पार्टी के। हाँ, ये खुला एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का कि अगर आपकी विचारधारा, लेकिन केडिया साहब सवाल उस बात को लेकर के उठ रहा है कि जब 5 विधायकों ने तो ठीक है क्रॉस वोट किया है, 4 विधायकों ने जिनके वोट रिजेक्ट हुए उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और अगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो 4 विधायक इस बार 6 नहीं हो जाएंगे जब फिर से राज्यसभा का चुनाव आएगा? और जब इन 5 विधायकों को तवज्जो दी जा रही है, तो जो विधायक अभी तक इस असमंजस में थे कि हम पूरा खुलकर समर्थन दें या ना दें बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार को, तो वो नहीं देंगे इस बार, उसको लेकर के क्या गारंटी है? क्योंकि उनके नाम तो कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया गया कांग्रेस की तरफ से। नहीं, वजन की इसमें 2 बातें अलग अलग। चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन था, आपने देखा था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या रिजल्ट आया, कितने वोटों को उन्होंने रिजेक्ट किया था जबकि वो रिजेक्ट थे नहीं। तो उस बात का भी अंदेशा है कि हो सकता है इन्होंने जानबूझ के उन वोटों को कैंसिल किया हो, कांग्रेस के विधायकों ने वो ऐसा ना किया हो, तो इनकी मंशा भी तो ठीक नहीं है ना। कौन सा वोट कैंसिल हुआ, कौन सा नहीं हुआ, और इन्होंने जानबूझ के किया। इन्होंने तो स्वाना का भी कैंसिल करने का प्रयास किया, भरसिंह जी का भी प्रयास किया, जब हमारे नेताओं ने वहाँ इलेक्शन कमीशन से लड़ाई बड़ी चर्चा करके बचे 2 वोट, तो हमारा तो चली गई थी। इनका तो बड़ा स्पष्ट एजेंडा था किसी भी तरीके से राज्यसभा की सीट को जीतना। अभी आपने देखा नहीं, आम आदमी पार्टी के 7 लोग तोड़ के, तो ये इनका काम है विपक्ष को कब्जे करना। अरे आप जनता के बीच में जाइए, जनता ने आपको मैंडेट दिया। कोई भी राजनीति पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात करें, अगर जो निर्दलीय विधायक पिछली बार सरकार को समर्थन दे रहे थे वो भी तो आए थे ना कांग्रेस के पास, उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि हुड्डा साहब ने तोड़ दिया उन विधायकों को। इस तरह की बातें, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। बहरहाल इस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं, इस चाल को समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ हैं। जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए बीजेपी सरकार की इस चाल को? सरकार का जो है तोड़ने का सिलसिला तो बहुत पुराना स्थापित हो चुका है, कोई नई बात तो है नहीं। पहले भी जो है राज्यसभा चुनाव इस तरह से जीते हैं, उड़ीसा में हो गया था, तो उड़ीसा में फिर कांग्रेस ने तुरंत जो है कार्रवाई की, निलंबित किया एमएलए को जी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये वो गए थे कि नहीं, वो नहीं गए थे कि नहीं। सवाल ये है कि वो जो रेणुवाला और शैली चौधरी तो गई थी वो शासन समिति के पास, उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित किया, बाकी तो कहाँ गए? वो दोनों जो है मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस रोज में। वो जवाब ही नहीं दिया तो इसका मतलब उनको कोई परवाह नहीं थी। और परवाह क्यों नहीं थी? इसलिए उनका पहले से सेटिंग था। और ये जो है शैली चौधरी और रेणुवाला के बारे में जरूर ये माना जाता है कि भाई उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, उन्होंने दूसरे कारण बताए, उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया है और ये है, तो उन्होंने तमाम सफाइयाँ दी हैं।
लेकिन वो अभी जो है कांग्रेस ने विधानसभा सत्र का बाइकाट कर दिया था, तो वो तो दोनों बैठी हुई थी वहाँ, बाइकाट में शामिल ही नहीं थी। जबकि अभी वो सस्पेंडेड है, वो अभी निष्कासित नहीं है, अभी फैसला बाकी है उनके बारे में। कांग्रेस आला कमान फैसला करेगा, लेकिन वो परवाह नहीं कर रही है। वो कांग्रेस वाले की बिल्कुल नहीं समझ में आ रही वो क्या। अगर उनको परवाह होती, देखिए कि अगर उनके ऊपर ये ब्लेम लगा कि आपने बीजेपी के फेवर में आपने क्रॉस वोट किया, तो वो फिर इसको बच के रहते। ऐसे दौर में तो वो और नहीं जाते बीजेपी के कार्यक्रम में कि वही जाएंगे तो और पुष्टि हो जाएगी कि हाँ हम निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ थे पहले से। लेकिन अब तो जरनैल सिंह पहले भी कार्यक्रमों में बीजेपी के या सरकार के कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं, और विधानसभा के सेशन के दौरान भी देखा पूरी कांग्रेस वॉकआउट कर रही है, बाहर है लेकिन वो अंदर बैठे हैं, और अब इस कार्यक्रम में भी पहुंचे। जरनैल सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, रेणुवाला भी पहुंची। हालांकि शैली चौधरी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है, 2 विधायकों ने तो खुल करके कहा था वो तो पहुंचेंगे। हाँ, तो इसका मतलब यही था कि ये संकेत था कि वो मन से जा चुके थे, और तकनीकी रूप से उनका जाना अभी भी बाकी है। मैंने ये देखा है कि किरण जी चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में चली गई जी। सेशन में अटेंड करता हूँ, मैं देखता था कि वो बहुत ज्यादा अपोज करती थी सरकार की एक्टिव नीतियों को, कई प्रोग्राम और कई मुद्दों को लेके बहुत आक्रामक रहती थी। लेकिन 1-2 सेशन में वो उनका बिल्कुल वो साइलेंट हो गई। मैंने 1-2 पत्रकारों को भी कहा, मैंने कहा देखो भाई ये साइलेंट कैसे होगी, ये कोई इंडिकेशन है, और वो इंडिकेशन था, वो चली गई बीजेपी में। तो ये खेल है, पूरा हो चुका है, इसको इस बट में शामिल करने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी के साथ पहले से ही चले गए। नहीं, वो तो ठीक है, वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव और बीजेपी का उनकी तरफ झुकाव नजर आ रहा है, लेकिन ये इस चाल के जरिए जो एक नई बहस को जन्म देने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, उसको किस तरह से समझा जाए, क्या इसके मायने निकाले जाएं? तो कौन सी नई बहस जी? ये कोई भी नई बहस नहीं है, वो बीजेपी के साथ चले गए। हाँ। जो पहले से चले जाते हैं, मन से साफ हो चुके होते हैं दूसरी पार्टी के, तो वो थोड़े बहुत इंडिकेशन मिलने लग जाते हैं, ये तो विरोध कम हो जाता है, वो कई प्रोग्राम अटेंड करने लग जाते हैं, कभी तारीफ करने लग जाते हैं। तो ये सब, इसमें कोई नई बहस नहीं है। ये नया आपको पता नहीं क्यों लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो सब कर रही है पहले से, ये सब चल रहा है 2014 के बाद ज्यादा तेज हो गया है। वो जो है ऑपरेशन लोटस भी चला रहे हैं, अभी हिमाचल में बाल बची सरकार, और भी कई जगह, एमपी में तो ये हार ही गए थे, फिर इन्होंने सरकार बना ली। तो ये कई जगह हो चुका है। तो ये कुछ भी नया वो नहीं है खेल, ये नया खेल बहुत पुराना हो चुका है। अब ये है कि जो समझने के बाद आप अपनी पार्टी को एकजुट रख सकते हो तो रखो, नहीं तो वो चलता रहेगा। वो जो है चुनाव में भी हरा देते हैं, और अगर आप सीटें ज्यादा मिल गई तो उनको भी तोड़ लेते हैं, तो ये चल ही रहा है। तो ये 4 जो 5 है आपके, वो ये जा चुके हैं, और इसीलिए उनको बुलाया गया। उनको परवाह क्या है जी? तकनीकी रूप से वो ये निष्कासित कर देंगे तो असंबद्ध हो जाएंगे शेष कार्यकाल के लिए, तो एमएलए तो बने रहेंगे ना तब भी जी। वो स्पीकर जो है 5 एमएलए को कहीं बैठने की अलग जगह तय कर देंगे। ये हो जाता है कि वो जो है ना भाजपा के साथ ना उनके साथ असंबद्ध विधायक के तौर पर बैठे रहेंगे जी। वो कानूनी प्रक्रिया है जो भी है, तो वो स्पीकर करते हैं, तो उसके हिसाब से ये कांग्रेस छोड़ चुके हैं जी। रोहिला साहब, जिस तरह से 5 बागी विधायकों को आपने स्पेशल गेस्ट बना करके बुलाया है सरकार के कार्यक्रमों में, तो उसको लेकर के क्या यही समझा जाए कि कांग्रेस के बाकी विधायकों को भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि आप का हमारे यहाँ पर पूरी तवज्जो आप लोगों को दी जाएगी, और जो पिछली बार कहीं ना कहीं चूक रही है राज्यसभा के चुनाव में, वो उसको लेकर के क्या आगे की तैयारी है? देखिए, जैसे आप ये देखिए ना, जो 9 का नंबर चल रहा था 2 महीने से बातें हो रही थी। मैं रोहिला साहब से जवाब दे रहा हूँ सर, पंजेटा साहब, मैं आऊंगा आपके पास सर जी, मैं आऊंगा आपके पास। रोहिला जी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए, हमने किसी को मना नहीं किया, हमारे पास सबका सम्मान है। अगर कोई विधायक मुख्यमंत्री जी के पास जाता है अपने इलाके की बात के लिए, तो मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हैं। अगर वो पार्टी मतलब सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो निमंत्रण दिए जाते हैं, इसमें गलत क्या है? अब जो कमजोर कड़ी कह रहे थे इनेलो के प्रवक्ता, तो इनके जो सुप्रीम है वो, और जो इनके जिला परिषद के चेयरमैन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलने गए हुए थे, दिल्ली मिलने गए थे कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल जी से। इनके जो आदित्य देवीलाल हैं, उनके बारे में राहुल द्रविड़ ने बड़े मंच से बोला कि मैं उसके काम करता हूँ।
मेरा पुराना याराना है, डिनाई कर देंगे मैं मान जाऊंगा। तो विधायकों का जनप्रतिनिधियों का सरकार से काम पड़ता रहता है और उन्हें काम पड़ना भी चाहिए। वो तो ठीक है, चुना अपने विकास के लिए, वो ठीक है, पूरे प्रदेश का ठीक होता है है ना? मुख्यमंत्री, अभी पूरे प्रदेश की सुनिए, होती है अभी सरकार, सुनिए, लेकिन तो इन लोगों के साथ- जो किसी को स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए सर उसके? नहीं, स्पेशल प्रिविलेज तो सरकार के साथ मिलकर चलो सबको दिया जाएगा, सरकार ने कब मना किया है? अगर 5 विधायकों को उन्होंने आमंत्रित कर दिया सरकार ने सरकारी कार्यक्रम में, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट थे जो हरियाणा के हित में है, हरियाणा की महिलाओं के हित में है, हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ है। और इसमें अगर उन्होंने अपनी भागीदारी दी है उन विधायकों, तो विपक्ष में सभी विधायकों को बुला लेते, किसने मना किया था? वो तो कोई हमारी तरफ से किसको मना किया हम लोगों ने? नहीं, जो ये सर एक लिस्ट तैयार की गई है हेल्थ विभाग की तरफ से, ये मेरे पास लिस्ट है, मैंने अपनी तरफ से नहीं कह दिया कि आप विपक्ष के सभी विधायकों को बुला लें। इस लिस्ट में जिसके नाम लिखे हैं आपने, उसमें पूर्व विधायकों के नाम है, पूर्व मंत्रियों के नाम है, बीजेपी के नेताओं के नाम है, कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और भी पार्टियों के विधायक रहे हैं, विपक्ष में कांग्रेस और इनेलो के दूसरे विधायक भी हैं, उनको आपने नहीं बुलाया। जितेंद्र जी, उन्होंने जो विधायक है उन विधायकों ने उस प्रोग्राम में जाने की इच्छा जाहिर की, उनका नाम लिख दिया, क्या बुराई है? अब डबवाले में सुनिए मेरी बात, मैं वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, उनके 5 विधायकों का नाम लिखने का कारण जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कारण है? क्या बीजेपी से नजदीकी है? बीजेपी को उन्होंने वोट दिया है, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया है, क्या सिर्फ इसलिए उनको बुलाया गया? मैं क्या कह रहा हूँ, वो निलंबित है, वो लावारिस है, उन्होंने सरकार के साथ चलने का फैसला किया, मुख्यमंत्री जी का सहयोग करने के लिए फिर हमें अपने इलाके में काम करवाने हैं, तो उन्होंने सहयोग मुख्यमंत्री जी ने हमें भी इसमें गलत किया। मुझे ये बताइए ना, डबवाली में सरकारी प्रोजेक्ट लग रहे हैं अभी इंडस्ट्रियल एरिया के, तो वहाँ आदित्य जंगल को आमंत्रित किया जाएगा, आए ना आए अगले की मर्जी। यानी आपने एक तरह से हमें किसी से कोई एतराज नहीं, हमारे लिए कोई छूट नहीं है। हाँ, यानी एक तरह से आपने सहानुभूति दिखाते हुए उनको निमंत्रण दिया है कि ठीक है, बीजेपी ने उनको बाहर निकाल दिया है, बीजेपी ने उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की है उस पर कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखाई है। उनको जितेंद्र जी मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा, अपमानित किया जा रहा, ट्रोलिंग की जा रही है। अब उन्होंने निर्दलीय को अंतरात्मा की आवाज पे वोट दे दिया, उसमें वो यानी यही बात है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सिर्फ इसीलिए बुलाया गया है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया? बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया, वोट दिया, ठीक है, तो ये तो अन्याय हो रहा है ना उनके साथ, उनको ट्रोलिंग की जा रही है। कांग्रेस में जो फूट चल रही है, जो ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा में जो कटाक्ष किए गए, आपने पूरा सिनेरियो देखा। ब्रिजेंद्र सिंह को भी बना लेते मेहमान, स्पेशल गेस्ट आ जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए सारा हरियाणा एक है, हरियाणा में भी एक है। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं तो 24 घंटे जनता को समर्पित हूँ, जनता में कोई भी दल का हो हमें कोई एतराज नहीं पड़ता, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने काम करने के लिए आएंगे, ठीक है, लेकिन जो दुर्भावना रख रहे हैं लोग वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में अपनी बातें रखने का सबको हक है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ मनसाजा किया, शाली चौधरी पहले कर चुके, गोकुल सेठिया पहले कर चुके हैं, ठीक है ना? आपने तो उन्हें भी नहीं बुलाया ना, सवाल तो यही है कि सिर्फ उनको बुलाया जिन्होंने क्रॉस वोट किया। ठीक है केडिया साहब, सवाल यहाँ पर ये है, बार बार फिर से वही सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ये जो तवज्जो स्पेशल इन विधायकों को दी जा रही है जो कांग्रेस के बागी हैं, उससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ तो बेचैनी होगी। भले ही आप ये कहते रहे कि हमें कोई परेशानी नहीं, हमने तो उनको पहले ही निलंबित कर दिया, ठीक है आपकी तरफ से निलंबित किए जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ता ही है जब इस तरह से सियासी कार्यक्रमों में सियासी हलचल इस तरह से देखने को मिलती है, इस तरह के डेवलपमेंट प्रदेश की सियासत में देखने को मिलते हैं। केडिया साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है केडिया साहब। शायद तकनीकी कोई कमी है, मैं फिर से अपनी टीम से कहूंगा वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंजेटा साहब मैं आपके पास आऊंगा, जिस तरह से जो बातें कही जा रही हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से कही जाए, चाहे कांग्रेस की तरफ से कही जाए, और चाहे जादौन साहब ने जो अपना
एक एनालाइज किया है सिचुएशन को, समझने की और समझाने की कोशिश की है कि इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं एक नया डेवलपमेंट इस मामले में दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो नया है ही। अगर किसी नए कार्यक्रम में किसी को बुलाया जा रहा है, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्या उस जख्म को, कांग्रेस को जो जख्म लगा, कांग्रेस को जो झटका लगा, क्या उसको कुरेदने की कोशिश नहीं है? क्या उसको एक बार फिर से कांग्रेस को चिढ़ाने का ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया? देखिए, निश्चित तौर पे जब पूछा गया था कांग्रेस से, तो कांग्रेस इतनी आश्वस्त थी कि कई कांग्रेस के विधायकों ने, जिसमें आदित्य सुरजेवाला भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि हमारे 37 विधायक हैं, हमारे 38 या 39 वोट्स हमें मिलेंगे जी। उसके बाद देखिए, अभी जादौन साहब की बात मैं सुन रहा था, मैं उनकी एक बात से तो सहमत नहीं हूँ कि किरण चौधरी जी की कोई पहले से सेटिंग हो गई। मतलब सारे सब जानते हैं, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हैं, कि उनको मजबूर किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जैसे पहले अशोक तंवर को मजबूर किया गया था। उसके बाद आप देख लीजिए चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी कहीं ना कहीं, चाहे राव इंद्रजीत हो, बहुत से ऐसे नाम हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिनको मजबूर किया कि उनके पहले तो टिकट काट दी जब सर्वे में उनकी पुत्री का आ रहा था। तो सबसे सब जानते हैं राव दान सिंह का, और वो सीट भी कांग्रेस क्यों आ रही, उसका सारा श्रेय किरण चौधरी जी को जाता। अगर वो इतनी कद्दावर नेता हैं कि अगर एक लोकसभा की सीट हरवा सकती हैं और भाजपा को जितवा सकती हैं, तो मुझे लगता है कि और उनके खुद के बयान कई बार आए हैं कि हमें तो राजनीतिक रूप से मारना चाहते थे ये लोग, कि कोई इनविटेशन नहीं देना, वो सारा कुछ जो भी अभी जो ब्रिजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, या इन दो गुटों में इनविटेशन को लेके, सद्भाव यात्रा को लेके जो जयप्रकाश जी के बयान आ रहे हैं, तो ये सब बातें जो चल रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के अंदर। और हाँ, जब आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो मजबूरी में फिर इंसान क्या करेगा, पार्टी छोड़ेगा। और इससे पहले वाला जो राज्यसभा चुनाव था, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। और देखिए, रही बात ये कि इन विधायकों में तो ऐसे गोकुल सेतिया भी बड़े संकेत दे रहे थे, उनका नाम तो भी मुझे नहीं पता, वो 4 जो छुपा रखे हैं उनमें है या नहीं है, लेकिन गोकुल सेतिया तो सरेआम मंचों से मुख्यमंत्री की और भाजपा की कार्यशैली की तारीफ करते आए हैं। भाजपा ने फंक्शंस में बुलाती रही, आमंत्रित करती रही है, वो सिरसा में जाते रहे हैं, कोई भी अगर उद्घाटन है या कुछ भी है तो। और विधायकों को तो किसी को नहीं निमंत्रण मिला। अभी बोल रहे थे ये कि आदित्य देवीलाल जी का बार बार नाम लेके कहीं ना कहीं उनको भाजपा से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी कोई आमंत्रण नहीं था। अर्जुन जी चौटाला को कोई आमंत्रण नहीं था, बाकी कांग्रेस के विधायकों को नहीं था। तो ये तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा इसका ये है कि भाई आपने वोट किया और हम आपको जो है वो तवज्जो दे रहे हैं। अब जो आपका सीधा मूल प्रश्न भी था, लेकिन हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे अकेले शिवेंदु अधिकारी नहीं है, बल्कि एनसीपी के भी आपको पता है, जिनके लिए खुद बोलते आए हैं, अब वो दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, सिंधिया जी हैं, शिवसेना के साथ जो किया, अकाली दल में भी किया, हमारी पार्टी के साथ किया। तो ये तो प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र हैं हिमाचल में, जो पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, उनको भी लुभावने वो दिए गए। तो ये तो रणनीति है। अकेले चड्डा जी, राघव चड्डा, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, ताजा हालातों के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अब स्टेप लिया गया बीजेपी सरकार की तरफ से, क्या वो कांग्रेस के जख्मों को कुरेदने का प्रयास, उनको हरा रखने का प्रयास, ताकि वो जख्म भरे ना, उसी के तहत ये कदम उठाए? कांग्रेस इनको टिकट नहीं देगी, इन 5 को। ये 4 के नाम भी इसलिए छुपा रखे हैं कि फिर सच में वो आंकड़ा जो 28 पे आके रुक जाएगा, और जो एक टेक्निकलिटी 31 के वोट चाहिए और जो आज 32 पे कांग्रेस अपने आप को बताती है, तो वहां इलेक्शन जीतने से पहले ही हार जाएगी, इसलिए वो 4 नाम छुपा रखे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो 4-5 हैं जिनको निलंबित किया गया है, देखिए, इनको कांग्रेस वो नहीं देगी, टिकट नहीं देगी ये, क्योंकि इनको कांग्रेस ने बहुत नेम और शेम किया है, बहुत ज्यादा इनके बारे में बातें बोली गई हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतनी उत्सुकता के अंदर हुड्डा एंड मंडली, पिता पुत्र तो बोले, साथ में जितने इनके विधायक हैं अपने साथी विधायकों के बारे में, चाहे गीता बुक्कल जी हो, चाहे जसबीर दुहन हो, चाहे और इनके जो मंडली में रहते हैं, हुड्डा मंडली के अंदर, तो उन्होंने आके ऐसी बातें मीडिया के सामने आके कही कि अपने फोन भी लेने नहीं आए,
मुख्यमंत्री आवास पे चले गए, इनके नाम मीडिया से पहले और कांग्रेस का कोई बयान आने से पहले दीपेंद्र हुड्डा मुझे नहीं लगा किस कैपेसिटी के अंदर है, कोई प्रदेश अध्यक्ष दे, चलो बीके हरिप्रसाद ने बाद में दिया, बीके हरिप्रसाद ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, लेकिन नाम लेने की उत्सुकता इतनी ज्यादा थी क्योंकि वो एक सेम पोजीशन पे है, वो भी विधायक है, और कोई विधायक बनता है तो कोई कुछ उसके पीछे भी कुछ वो होती है, तो उनको राजनीतिक रूप से मारना चाहते थे, लेकिन ये नहीं देखा कि 2016 के अंदर खुद भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया और 15 के 15 विधायकों ने किस तरह एक इनवैलिड हुई। चलो सूरजेवाला जी की उन्होंने दिखा दी थी अपनी वोट, सीक्रेसी लीक हो गई तो इस वजह से वो इनवैलिड हो गई थी, किरण चौधरी जी को दिखाई थी शायद, और बाकी की ने तो अपनी शाही बदलती थी, तो अगर उनके ऊपर भी सेम कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई क्या करते, सारे के सारे 15 के 15 के ऊपर तो कार्रवाई हो जाती, एक भी ना बचता, फिर तो कांग्रेस ही जीरो हो जाती। वैसे चलो जीरो हो गई थी कांग्रेस तो उस समय 2014 के बाद जी। ये तो मुख्य पक्षी भी दल नहीं थे, तो ये तो देखिए अगर आपके रूल्स जो है ना वो सेम होने चाहिए, तो राहुल गांधी को उस वक्त भी इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि अगर किसी ने मेरे कहने के बाद, जबकि सोनिया गांधी जी के आदेश थे, कॉमन कैंडिडेट थे आर के आनंद जी, तो अब ये कौन स्याही कर रहा है, पेन से साइन कर रहा है, ये तो उसको पता है ना जिसने पेन बदला है। अगर आज ये सारी गलती रिटर्निंग ऑफिसर की निकाल रहे तो उस समय भी रिटर्निंग ऑफिसर की गलती निकाल देते, लेकिन फिर हुड्डा जी ने इस बात को कबूल किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना, एक नहीं 2 इंटरव्यू में उन्होंने माना कि मैंने तो अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ के आया था, मेरे को तो 1-2 लिखना ही नहीं आता था, मैं 2 बार का मुख्यमंत्री, मुझे तो पता ही नहीं वोटिंग कैसे करनी है राज्यसभा। उससे सारी पोल खुल गई, पूरी की पूरी कांग्रेस एक्सपोज होगी उससे, क्योंकि कांग्रेस ने वहां भी कोशिश की थी, पता नहीं क्या पता शायद इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों ने कर दिया हो, तो वो तो कहते हैं ना सच, ये आप कांग्रेस की आदत है खुद गलत काम करने दूसरों को ब्लेम करना। और इसमें भी बड़ा 2 महीने हमने जो डिबेट किए अलग अलग चैनल पे, ये 9 का आंकड़ा बार बार था, और आप कोई ये संयोग नहीं है कि हुड्डा की रणनीति के बिना, मुख्य साजिश के बिना क्या ये 9 का नंबर ही क्यों हुआ, ये 9 ही विधायक क्यों कम निकले, क्योंकि 9 ही चाहिए थे आपको बीजेपी को जितवाने के लिए, कांग्रेस को हरवाने के लिए। वो तो चलो हमने जाके हम गए नहीं, हम जाके एब्सटेन भी हो जाते तो भी ये हार जाते कांग्रेस पे। तो ये तो आप ये लगाइए कि इनको एंड तक ये पता ही नहीं चला और ना हमने अपने पत्ते खोले। हम दोनों को एक्सपोज करना चाहते थे, किस तरीके से दोनों की मिली भगत, वो एक्सपोज की भी हमने सरेआम सबके सामने, जनता के सामने। वो 9 का आंकड़ा भी आया, और किस तरीके से कहते हैं ना भाई, एक शर्मनाक हार होती है, एक शर्मनाक जीत थी ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए। चलो चैलेंज भी करिए नांदल जी ने, देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, लेकिन केडिया साहब, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है आपके जख्मों पर नमक डालने में। एक बार फिर से जिस तरह से 5 बागी विधायकों को स्पेशल गेस्ट बना करके सरकार के कार्यक्रमों में बुलाया गया है, और वो विधायक पहुंचते भी हैं, सरकार के कामों की तारीफ भी करते हुए नजर आते हैं, सरकारी मुख्यमंत्री की तारीफ में जिस तरह से कसीदे पढ़ते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के बागी विधायक। तो कांग्रेस के जो बाकी बचे हुए विधायक हैं वो ताकि मजबूती से वो गुच्छा बचा रहे, उसको लेकर के क्या कांग्रेस को और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत महसूस हो रही है, या फिर अभी भी वैसे ही चल रहा है कि नहीं जी 37 हैं, 39 विधायक हमारे पक्ष में वोट करेंगे, इस तरह के दावे फिर भी चलते रहेंगे? है ये पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को इस बात का पता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। साम दाम दंड है, वो ईडी का भी प्रयोग करती है, वो सभी सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करती है, वो प्रलोभन भी देती है, वो हर तरह का लालच देती है। और उसी संदर्भ में जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया था कि हमारा कैंडिडेट नहीं है आजाद उम्मीदवार, हमारे तो बचे हुए वोट हम दे रहे हैं उसको, लेकिन वो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी था। नंबर 2 बात आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन 5 विधायकों के खिलाफ पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अब वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या उन्होंने उनमें से ये कहा था हमारे पर विकल्प सस्पेंड किया गया, हम अपनी बात हाईकमान को रखेंगे। लेकिन आज अगर वो जाते हैं
सरकारी कार्यक्रमों में, तो एक तो होता ना सरकारी कार्यक्रम वो जिसमें मान लो कोई बड़ी चीज आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रही है और आपको भी सरकार ने निमंत्रण दिया है और उस बड़ी चीज कि आपने ही विधानसभा में डिमांड करी हुई हमें वो चीज चाहिए और वो सरकार की पॉलिसी में आई है और सरकार ने उसका वहाँ बना रही है, तो आप चले भी जाते हैं कि मैंने मांग करी थी और सरकार ने मांग ली, मैं चला जाया हूँ और जाकर के सरकार ने अगर अच्छा काम किया तो उसकी बात भी कर ले। लेकिन वो एक हेल्दी पॉलिटिक्स है। वो आपने मांग करी सीएम से और सीएम ने उस मांग को मान लिया, लेकिन आप सरकारी कार्यक्रमों में जाकर के भाग लेते हैं और आप सरकारी कार्यक्रमों में जाइए, लेकिन आप अपनी बात जो उसमें कमियां हैं उनको भी तो रखिए। आपने तो जाकर के सरकार की बड़ाई करनी है, तो फिर इसका मतलब आप नीति को अपना रहे हो। अगर नीति को अपना रही हो तो आप खुल के अपनाइए ना, जनता को क्यों धोखा देते हो? जनता को तो आपने कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के कांग्रेस की जो गरीब आदमी के लिए लड़ने की बात है, मजदूरों के लिए लड़ने की बात है, किसानों के लिए लड़ने की बात, वोट तो आप उस नाम से लेते हो और विचारधारा आपको भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है अच्छी, तो आप पहले ही भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं चले जाते? आप अब जाकर के क्यों नहीं मांग करते आप कि हमें ये दीजिए? तो कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आंदोलन है, कांग्रेस जन जन की आवाज के साथ अपनी आवाज मिला करके उठाना जानती है। वो कोई भी उनके साथ रहे, अगर उसकी विचारधारा उनको अच्छी लगती है जरूर रहे। अगर उनको लगता है कि मुझे गरीब की और नीचे सभी पिछड़े लोगों की आवाज को आवाज देना है, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी या जो पेपर रोज लीक हो रहे हैं या उनके नौजवानों के रोजगार की बात है, अगर उसकी आवाज को बुलंद करना है तो वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। अगर घोंसले या नाटकबाजी या कमजोर करके विपक्ष को सत्ता में रहना है तो जनता पार्टी में चला जाएगा और सुख का आनंद भोगेगा। हम तो सत्ता में रहेंगे तब भी लोगों के काम करेंगे, गरीब तो यानी कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता। जो 32 विधायक बचे हुए हैं उनमें से भी अगर 5-10 और जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। कम विधायक अगर कोई जाना चाहेगा तो हमारा तो हाईकमान ने खुली ऑप्शन दी हुई है। अगर आपको उनके विचार आप सीट में पूरा आरोप ये लग रहे हैं ना सर कि 4 विधायकों का जिनका वोट रद्द हुआ उनको उनका नाम सिर्फ इसलिए छुपाया गया है ताकि वो जो 31 का संख्या बल चाहिए वो कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में उसकी बाकायदा कमेटी बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके वोटों को जानबूझ के रद्द किया है, इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया है। हमने उस टाइम भी ऑब्जेक्शन किया था। अगर उसके बावजूद हमारी इंक्वायरी चल रही है, अगर ये क्लियर हो गया तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी अभी भी इंक्वायरी चल रही है। नेग्लिजेंसी हुई है तो अलग बात, अभी भी इंक्वायरी चल अगर रही है। नेग्लिजेंसी अब वो कांग्रेस नहीं है, अब कांग्रेस प्रशासनहीनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बड़ा स्पष्ट क्लियर मैसेज है। ठीक है जादौन साहब, क्या समझ आ रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी भी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुन ही लिया है और बाकी एनालाइज आप कर ही रहे हैं किस तरह से क्या कुछ चल रहा है प्रदेश की सियासत में। क्या कुछ समझ आ रहा है सर? कोई भी दल बदल करता है तो असल कुछ छोटे ही करेगा और उसके इंडिकेशन भी पहले से मिलते हैं। एकदम दरवाजा खोल के कोई नहीं जाता कि वो एक किरण जी को नहीं बुलाया जा रहा था, परेशान। वो तो पहले से भूमिका बन चुकी थी। उन्होंने विधानसभा में बोलना बंद कर दिया था सरकार के खिलाफ जी। हाँ, अब ये दलीलों में दम नहीं, वो तो परेशान तो यही गया है, तभी तो गई है वो। इतनी पुरानी कांग्रेस ही जो उनके जो है फादर इनला ही जो है वो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस में रहे, तो उन्होंने पार्टी बनाई, वापस कांग्रेस में चले गए। तो ये सब मजबूर होके जाते। आपने मोहम्मद इसराइल का बयान सुना कि मैं क्षेत्र की जनता के लिए मैंने ये किया है। उन्होंने तो बहुत बगावती कर दी थी पूरी तरह से, कोई सफाई भी नहीं दी। तो वो काम चाहते थे कि भाई सरकार उनके क्षेत्र में काम कराए, या वो उन्होंने मन बना लिया था कि कांग्रेस के साथ रहने में कोई फायदा नहीं। एक बात सुनिए, अजय चौटाला जी का बयान सुना आपने जी? अजय चौटाला जी ने ये कहा कि मेरे पास राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर बीजेपी की तरफ से आया और उन्होंने ये भी कहा था कि 9 वोट आपको कांग्रेस के दिलाएंगे। तो ये तो सारा सेट था जी। अब या तो उनके बयान को झूठा खारिज कर दिया जाए, और अगर उनके बयान में कुछ दम है और कुछ सच्चाई है तो ये तो पूरे तो खेल जो है सेट किया हुआ था। तो पहले से सब सौदेबाजी हो गई थी। वो तो ये है कि किस्मत जो है करमवीर बौद्ध की काम कर गई
कि वो किसी तरह से जीत गए। वो जो एक कैंसिलेशन उन्होंने रोक दिया, एक वोट का आपको याद है लोकसभा चुनाव में, जी जी, उसको रद्द नहीं माना गया था और उसको काउंट कर लिया गया। बस उस वोट ने उनको जिता दिया करमवीर बौद्ध को, नहीं तो सतीश नांदल जीत ही गए थे। और ये अगर सारे कारण है, ये अगर सब इनेलो के नेचुरल है। वोट डल गए होते सतीश नांदल जी के हाँ? पक्ष में तो फिर भी वो जीत ही जाते। हाँ, कई तरह की बातें हैं, तो वो चलो उनको हाइपोथेटिकल मान लिया जाए, लेकिन जो हुआ है उसको तो माना जाएगा कि भाई जो हुआ वो तो ये हुआ कि एक वोट अगर वो जो रद्द नहीं माना गया जी, आपत्ति पर जो है चुनाव आयोग से शायद उन्होंने फिर सलाह ली, उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ इसको काउंट कर लिया जाए। और एक वोट तो बीजेपी अगर का भी वो रद्द रद्द हुआ, हो गया वो भी कहीं ना कहीं वैल्यू रखता है, जो बीजेपी का भी रद्द हुआ है उसकी वो भी एक कारण है। हाँ, तो बीजेपी का जो है ऑपरेशन सक्सेस हो चुका होता। हमेशा ये मान लीजिए कि कोई भी पार्टी बदलने का जो फैसला करता है वो बहुत परेशान होकर सफोकेशन नहीं करता, पॉलिटिकल सफोकेशन। किरण जी के साथ हुआ, लेकिन वो पहले से ही कुछ बन गया था उनका चलने लगा था, तो वो सब होता है इस तरह से। और बीजेपी जो है कर ही रही है, अब आप उसको ये जोड़ो के फंक्शन में बुला के उन्होंने कर दिया, वो तो सब हो ही चुका है। अगर मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे होते तो वो बच के रहते कि भाई हमारे ऊपर फिर वो पक्की मोहर नहीं लगे, पक्का रंग नहीं चढ़ जाए भाजपा का। और काला कमान की नजर में वो अपना सस्पेंशन रद्द कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं है। एक दो ने जवाब ही नहीं दिया और बाकी परवाह नहीं कर रहे, वो पुलिस में जा रहे हैं और उनको इन्वाइट भी किया जा रहा। सुनो, जब 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई यहाँ, इसके बाद इन्होंने बादशाह में कैंसर वो जो इंस्टीट्यूट का जो एक्सटेंशन कैंपस है उसका उद्घाटन करवाया, उसका कुछ शिलान्यास वगैरह करवाया। तो उसमें इन्होंने जो है वो दीपक लोढ़ा को नहीं बुलाया, वो सांसद है, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से ये आया था, क्योंकि वो पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर ऐसे बुलाने की परंपरा है, मान लो जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित जनप्रतिनिधि को, तो बाकी सबको क्यों नहीं बुलाया गया? मुझे वो उदाहरण याद आया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वही तो सवाल है ना सर, क्योंकि पूरी लिस्ट में कहीं भी किसी और विपक्षी विधायक का कोई नाम नहीं है। ठीक है, निर्दलियों का नाम है, लेकिन कांग्रेस के और इन 5 के अलावा किसी और विधायक का नाम नहीं है। इनेलो के दोनों विधायकों में से किसी का नाम नहीं है, इसीलिए तो ये सवाल प्रदेश में हुआ है कार्यक्रम जी, तो कांग्रेस के और विधायकों को आप दूसरी जगह जहाँ भी दूसरे उसमें थे, ये हेल्थ संबंधी कार्यक्रम था ना, तो उसमें आप दूसरी जगह भी तो बुलाते जी, आपने नहीं बुलाया। इसका मतलब यही है कि आप इनको बस आपने संकेत दे दिया कि वही आ रहे हैं हमारे साथ। अब या तो ये है कि वो असंबद्ध रहेंगे, क्योंकि अभी जगह दल बदल करेंगे सीधा तो कानून लागू हो जाएगा, तो 2/3 वाला मामला तो बनता नहीं है। तो ये है कि वो इसी तरह से रखेंगे अपने साथ। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब और रजत पंजुटा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नवीन केडिया जी हमारे साथ जुड़े, राजवीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस के बागी हैं वो बीजेपी के विशेष मेहमान तो हो ही चुके हैं और अब ये साफ भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये जो अब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या ये अगले राज्यसभा चुनाव के लिए है या आने वाले जो अगले विधानसभा चुनाव हैं क्या उसके लिए ये तैयारियां हैं? ये तो खैर दोनों ही तरह से इस चीज को देखा जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले राज्यसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तक भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से फैसला कहीं ना कहीं लिया होगा और कांग्रेस को भी इससे क्या सबक लेने की जरूरत है या नहीं, ये कांग्रेस को तय करना है। बहरहाल बहुत तभी सभी मेहमानों का आपने सुना, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ अपने अपने पक्ष रखे गए हैं, लेकिन सियासी मायने हमने इसकी समझने की कोशिश की कि बीजेपी की इस चाल के क्या कुछ सियासी मायने रहे हैं। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।